औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. Hope you all are fine, having good health. Till now, if you have any kind of question, have any kind of query, please feel free to discuss. I will answer your kind of question and resolve your queries. Otherwise, I continue the session. So, moving towards the लोड एस्टिमेशन सेकंड मेथड। मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई कंफर्म करते? यस सर। ओके जी, थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। लोड एस्टिमेशन जो सेकंड मेथड है उसका, ये एक मैनुअल मेथड है जिसमें ये चीज़ें की जाती हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। वाटर पम्प और इस तरह की जो अप्लाइंसेस हमारी होती हैं, फ्रिज, कॉफ़ी मेकर, टोस्टर, 10 लाइट्स 15 वाट इनके बनते हैं, सीलिंग फैंस जो कि 12 वाट के मुताबिक, टेलीविज़न और 27 इंच, लैपटॉप, ऐसा इनकी पावर कंजम्पशन लिखी हुई है यहाँ पे। टेलीविज़न 27 इंच एंड लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, आयरन, बैटरी चार्जर, सेल फोन्स। तो इन सब की अप्लाइंसेस के जो लोड हैं, जो रियलिस्टिक रियल लोड और एक्टिव पावर्स होती हैं जो वाट में होती हैं, जो कंज्यूमेबल पावर होती है। रियलिस्टिक पावर वो यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे वाटर पंप जो है वो आपके 1200 वाट लेता है, ये पानी की मोटर कहलाती है और नॉर्मली ये हॉर्स पावर में आती है। अच्छा, इंटरनेट पे ये देख लीजिएगा, हॉर्स पावर टू किलोवाट कन्वर्जन। ठीक, नॉर्मली जो पावर हमारी होती है मोटर की वो हॉर्स पावर के मुताबिक आती है, लेकिन हम जो ब्रेकर सेलेक्ट करते हैं वो एम्पेयर रेटिंग से करते हैं। तो मुझे ये बताएंगे कि अगर मुझे एम्पेयर रेटिंग का रखना हो ब्रेकर एक मोटर के लिए जो हॉर्स पावर की रेटिंग पे है, क्योंकि नॉर्मल मोटर की रेटिंग तो हॉर्स पावर में आती है, कुछ मोटर पे किलोवाट में भी लिखी हुई होती है, तो किलोवाट से आप एम्पेयर कैसे डिसाइड करके उसका ब्रेकर लगाएंगे, या हॉर्स पावर से कैसे डिसाइड करके उसके एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम? सर सबसे पहले तो ये है कि हम उसको चेक करेंगे कि वो जो मोटर है हमारी 3 फेज की या सिंगल फेज की है। ठीक है। उसके बाद सर अगर उस एचपी में है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में या वाट में, क्योंकि एक एचपी में 746 वाट होते हैं सर। 740 का, बिल्कुल जी। उसके जी बाद? सर। उसके बाद सर जब हमारे पास वाट आ जाएंगे तो मोटर जो है ना सर, उसके एम्पेयर हम निकाल लेंगे फार्मूले से। ठीक है फार्मूले से जैसे हमारे पास एम्पेयर आ जाएंगे तो सर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो जो हो जाएगा उसका सर रेटेड आ जाएगा, जी। क्योंकि ये मोटर स्टार्टिंग में डबल करंट लेती है ना सर। जी, जी। लेकिन वो डबल करंट लेती है, लेकिन वो स्टार्टिंग टाइम होता है, वो स्टिल रिमेंस नहीं रहता है, तो उसके लिए आप डबल डबल एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर नहीं लेते हैं। आप नॉर्मल रेटिंग का ले सकते हैं, उससे थोड़ा बढ़ा के, लेकिन आप अगर आपको 8 चाहिए तो आप 16 का ब्रेकर नहीं लेते, तो थोड़ा बहुत उसको बढ़ा के उसके मुताबिक लेते हैं, आपका 12 भी चल जाएगा उसमें। तो ये डिपेंड्स, वेरी करता है, लेकिन वो डबल करंट नहीं लेती है तकरीबन के, और उसके लिए उसके डबल एम्पेयर का ब्रेकर नहीं लगता है। थोड़ी बहुत प्रोविजन के साथ, जैसे वो 8 लेती है तो आप 12 लगा लें, 14 लगा लें उसका मतलब। लेकिन अब हम सब भी जानते हैं कि हमारी मर्जी के ब्रेकर एम्पेयर के मुताबिक तो नहीं आते। जैसे 6 एम्पेयर से शुरू होता है, फिर वो 10 होगा, 16 होगा, फिर 32 होगा, 64 होगा। वो ब्रेकर एम्पेयर रेटिंग आपको भी अंदाजा होगा, 20 एम्पेयर उसके मुताबिक चलता है, और हर ब्रांड के वो कैटलॉग के मुताबिक ब्रेकर की रेटिंग चल रही होती है। मतलब मैं अगर कहूँ कि 37 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए तो एग्जैक्ट 37 का तो नहीं मिलेगा, वो आगे पीछे होता है। तो नॉर्मली ये नहीं जो, सर, जी स्टैंडर्ड है ना सर इसकी रेटिंग जो है ब्रेकर की। जी जी, नहीं ये स्टैंडर्ड ज़रूर है, लेकिन ये ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करती है। जैसे टेरासेकी का ब्रेकर, टेरासेकी मेड इन जापान है, तो इसका अगर 20 एम्पेयर आ रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि शनाइडर का भी 20 एम्पेयर आ रहा हो, टेली मैकेनिक का भी 20 एम्पेयर आ रहा हो, मर्लिन ग्रीन का भी 20 एम्पेयर आ रहा हो, एबीबी का भी सर आ रहा हो, और हैगर का, और बहुत सारे ब्रांड है जो हमारे, इन सब का 20 लाजमी नहीं है सबका हो, किसी का 25 भी हो सकता है। उनके स्टैंडर्ड हर एक कंपनी के ब्रांड के मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यस बताई कि अगर मुझे 37 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए तो शायद कोई ब्रांड बनाता हो 37 एम्पेयर का, लेकिन एग्जैक्ट आपको 37 एम्पेयर के ब्रेकर की अवेलेबिलिटी मिलना मुश्किल भी हो सकती है। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, जिस तरह आपने वो चीज़ बताई आशीष साहब, बिल्कुल ऐसे ही होती है वो। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि आपने जो बताई ना कि हॉर्स पावर से हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, फिर किलोवाट से एम्पेयर में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है। उसके बाद आपको एम्पेयर पता लग जाएंगे, एम्पेयर के मुताबिक आप ब्रेकर सेलेक्ट करेंगे और वो लगा देंगे।
तो ये बिल्कुल मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा एक और शॉर्टकट मेथड इसका ये भी है कि आज आप जो है वो हॉर्स पावर से कन्वर्ट करें एम्पेयर में डायरेक्टली और ब्रेकर लगा दें। समझ रहे हैं? हॉर्स पावर से एम्पेयर कैसे निकाले जाते हैं? ये कन्वर्जन ऑफ क्या कह रहा था मैं, कन्वर्जन ऑफ मेथड उसमें अवेलेबल होते हैं, टेबल्स होते हैं, लुकअप टेबल, उसके मुताबिक आप देख लेते हैं, या फॉर्मूले के जरिए आप कन्वर्ट करते हैं हॉर्स पावर टू एम्पेयर, और एम्पेयर जब मिल जाता है तो उसका ब्रेकर लगा देते हैं। तो एक ये भी मेथड है उसमें, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो भी मेथड कॉमन है, चलता है फील्ड में। Up till now, if anyone have more kind of question, query in his or mind, please feel free to ask. I will answer the kind of question. Otherwise, I continue the session again. तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो फर्दर हमारे पास वॉटेज रियलिस्टिक दी हुई है, रियल यूटिलाइज वॉट कि पर्टिकुलर लोड की क्या क्या कंज्यूमेबल वॉट निकल रही है वो हमारे सामने। इसी तरीके से कौन सी अप्लायंस पर आवर पर डे के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रही है, दैट इज 0.3 आवर पर डे, एंड एज रेटेड जो ये है उसके मुताबिक लेती है, और कॉफ़ी मेकर जो है वो 0.25 आवर्स पर डे के मुताबिक लेती है। तो इनकी अगर आप किलो वाट आवर पर डे निकालना चाहें तो एक दिन में जो यूटिलाइजेशन कितनी बनती है, तो एक दिन में जो एक यूनिट के मुताबिक ले रही होती है वो उसका 0.36% है। और अगर हम फ्रिज की बात करें तो वो एक दिन की जो किलोवाट पर आवर का लेती है वो 1.1 किलोवाट आवर करे तकरीबन, यानी कि एक फ्रिज अगर एक दिन चले तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा अप्रॉक्सीमेटली। और अगर वो चीज़ पूरे महीने चलती है तो तकरीबन 32, या लॉसेस में ला के आप एवरेज 35 लगा लें, तो 35 यूनिट आपके कंज्यूम करता है फ्रिज। और इस तरीके से समझ रहे हैं मैं क्या किस स्ट्रीम में बात कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक आपकी ये चीज़ें टोटल होंगी, और आखिर में आपको जो कंप्लीट वॉटेज एसी लोड की किलोवाट आवर पर डे की बनेगी वो 2.75 है, यानी कि एक दिन में जो यूटिलाइजेशन है आपकी वो एवरेज लेना तीन तीन यूनिट बन रही है। यूनिट ही होगा ना ये, अगर आप लोग सब समझ रहे हैं। किसी का कोई सवाल है कि ये यूनिट कैसे हो गया भाई? नो सर, सर ये यूनिट ही हैं जो हमारे मोस्टली बिल में आते हैं सर, चार्ज हो गए। जी, यानी कि ये एक दिन के कंज्यूमेबल लोड के मुताबिक 3 यूनिट बन रहे हैं एवरेज अगर हमें कर लें, क्योंकि कुछ अप्लायंस ज़्यादा भी चल जाते हैं, कुछ अप्लायंस जो है वो ज़्यादा लोड देर तक चला लें तो तब बर्न ज़्यादा कर लेते हैं यूनिट को। तो 3 यूनिट एक दिन के हिसाब से बन रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि फिर 30 दिन के कितने यूनिट बनेंगे? 90 सर। 90 बनेंगे, यानी एक महीने में आपने ऑन एवरेज अगर ये लोड चलाते हैं आप एक दिन में इन स्ट्रीम के मुताबिक एक एक घंटे में, तो उसके मुताबिक आपके 90 यूनिट बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो एवरेज मजीद लगा लें इसमें वो सब मिला के तो 100 यूनिट लगा लें। तो 100 यूनिट के हिसाब से जो 100 यूनिट की रेंज में वो जो रेट है टैरिफ का, क्या कहते हैं उसको, एक होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है कमर्शियल, और एक होता है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल टैरिफ के मुताबिक 100 यूनिट कितने रेट के पड़ेंगे? एनीवन हैव आइडिया? जी जनाब, इत्तेफाक से मेरे पास बिल भी रखा हुआ है तो मैं तो देख के बता देता हूँ, और किसी को आइडिया तो ज़रा देखें, मैं ढूंढता हूँ उसका ना। अच्छा जी, तो न्यू रेट के मुताबिक पुराने यूनिट के रेट जो थे वो तकरीबन लगा लें 6, ठीक है, 5.79 लिखे, और नए रेट के मुताबिक जो ये बिल किस महीने का है, करंट मंथ तो लिखा हुआ है, मार्च का है, अप्रैल चल रहा है ना, मार्च के अंदर उन्होंने बताया कि पुराने यूनिट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम हुई थी वो तकरीबन 6 है, और नए यूनिट के मुताबिक 8 रुपये है, ठीक है। और मेरे जो यूनिट चले हैं वो 154 है, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक जो मेरे रेट चले हैं 100 तक के, वो तकरीबन आपके 8 रुपये के हिसाब से पुरानी स्ट्रीम के, नई स्ट्रीम के मुताबिक, और पुरानी स्ट्रीम में वो चीज़ 6 रुपये है। तो अगर आप 6 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं 100 यूनिट को, तो आपका बिल कितने का बनेगा? सर 600। 600 बिल बनेगा। और इसमें आप टीवी लाइसेंस फीस लगा दें, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज क्या क्या लगता है ये भी देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगते हैं इसमें। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सर। फ्यूल एडजस्टमेंट देते हैं भाई आपने अलग है। मैंने मीटर लगवाया 2020 में, तो मैं जुलाई 19 का भी फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज दे रहा हूँ कि मतलब कितना अजीम सिस्टम है हमारा कि मैं 2019 का सरचार्ज भी दे रहा हूँ जबकि मीटर लगाया 2020 में। ठीक है जी, बड़ी एक बेहतरीन सिस्टम है हमारे पास। तो कि इलेक्ट्रिक के चार्जेस देने हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी है हमें 18 रुपये। अच्छा, ये जो रेट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के, 18 रुपये, किसी के 20 होंगे, किसी के 200 होंगे। वो जितने ज़्यादा आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उसके मुताबिक फिर बिल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बढ़ेंगे। फिर वो रेट ऑफ परसेंटेज के मुताबिक होता है। ठीक है, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं यूनिट कम तो आपके इलेक्ट्रिक के चार्जेस कम पड़ेंगे, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप ले लें तो वो भी कम पड़ेगी अगर आप यूनिट कम कंज्यूम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। जर्नल सेल्स टैक्स लगा है इसमें। ठीक है, तो 211 रुपये लगा है मेरा, अशारिया 19 पैसे। और टीवी लाइसेंस फीस जो है वो मेरी जनाब 35 रुपये लगी है, और गवर्नमेंट के चार्जेस भी लगेंगे। जर्नल सेल्स टैक्स तो आप दे ही रहे हैं लेकिन आपको गवर्नमेंट के चार्जेस भी देने हैं इसके ऊपर, तो जनाब वो 264 रुपये। तो ये सब मिला मिलू के आपके तकरीबन जो है वो ऑन एवरेज 1400 तक का बिल चला जाएगा। ठीक है, 1300 1400 तक का। तो ये मसले मसाइल हैं इन चीज़ों में जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। तो ऑन एवरेज अगर आप ये लोड चला रहे हैं तो आप अजम्पशन एक रख लें कि आपका 1300 1400 का बिल आएगा। क्या ये बिल मुनासिब है रेट के मुताबिक जो आप आबादी पर लेगा इसको? डबल हो गया ना सर। 600 के तो हमने यूनिट्स कंज्यूम किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें मिला के हमारा 1400 का पहुंचा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर इसके अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस निकाल दिए जाए ना तो उसके मुताबिक रकम हो जाएगा, और ये डबल हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें सेफ साइड यही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक यूज़ करें। अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगते भी हैं, जनरल सेल्स टैक्स लगता है, गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगती है, तो ये सब भी आपकी कंजम्पशन अगर कम होगी तो वो कम आएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय इलेक्ट्रिसिटी कम यूटिलाइज करने के। कोई और सोल्यूशन है आपके पास? कि बिल कम आए? नहीं मतलब चोरी का नहीं, मतलब एक वो बात नहीं कर रहा मैं, कोई पॉजिटिव सोल्यूशन। तो ये बिल कैसे कम हो सकता है मजीद, कोई दूसरा मेथड? सर असल में जैसे के इलेक्ट्रिक है ना सर, इस तरह की यूटिलिटीज कंपनीज अगर बहुत ज़्यादा होंगी ना, कंपटीशन में जब आएंगे तो हमारे यूनिट्स की रेट्स कम हो जाएंगे सर, और हमारा बिल कम आएगा उस हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन ये मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म नहीं हो पा रही। उसकी वजह ये है कि इस तरह तो हमारी अगर 3 कंपनी रहती हैं ऑन एवरेज ना, तो फिर 3 कंपनियों के 3 तारे गलियों में गुजर रही होंगी हमारी। और बहरहाल ये एक अलग स्ट्रीम है और फिर पूरा सिस्टम लगाने में टाइम लगेगा इसका। अगर एक और यूटिलिटी आती है आपकी, एक अच्छा इसमें ये है, हम पिछले क्लास में इसके ऊपर बात की थी। दूसरा एक सोल्यूशन इसके अंदर ये भी है कि अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट करें और बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए के इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी वो सेल आउट करके, तो बाई डायरेक्शनल मीटर के अंदर वो यूनिट फिर नेगेटिव वाइज होते होते आपके पॉजिटिव यूनिट को ख़त्म करते हैं और आपके बिल की कंजम्पशन में वो चीज़ कम करते हैं। लेकिन आपको ये नेपरा की तरफ से एप्लीकेशन दे के और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इंस्टॉल करके, जो कि ऑफिशियल तरीका है, अब अपने घर में बैठ के वो नहीं कर सकते ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपना तो बिना इलेक्ट्रिक को बताए काम करते हैं, इस पर पेनल्टी है, लेकिन क्यों है इसकी बात करते हैं हम। आप अगर अपने आईपीपी के तौर पे आप सोचते हैं मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करूं, अपना पूरा घर खुद चलाऊं, ठीक है, डीसी के लोड के ऊपर कर लूं, या फिर डीसी प्रोड्यूस करके इन्वर्ट करके एसी ट्रांसफॉर्म करूं, बैटरी बैटरी में स्टोर करूं, और दिन और रात में मैं चलाता रहूं एक बड़ा सोलर सिस्टम घर में लगाने के बाद। लेकिन मसला ये है कि हम शायद इतने टेक्निकल लेवल पे काम ना कर सकें। दूसरा, उसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन, वायर गेज कितनी स्ट्रीम लगनी है, सम काइंड ऑफ थिंग, पैनल की कैलकुलेशन और दीगर चीज़ें। तो उसमें के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि आप हमारे कंसल्टेंट से हेल्प लें या हमारे कॉन्ट्रैक्टर से हेल्प लें और उसके मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट उसे दें। वो आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेगा और आपकी तरफ से एप्लीकेशन हमें देगा। हम आपकी एप्लीकेशन उसके बाद नेपरा को पहुंचाएंगे। नेपरा की तरफ से आपको रिक्वेस्ट जो आपने दी है उसकी बिहाफ पे आपको लाइसेंस जनरेट करेगी एज एन स्मॉल आईपीपी। फिर आप उसमें बताएंगे मैं इतने का लगाना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन में। तो फिर जब आपको उसकी बेस पे लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर के इलेक्ट्रिक आपके घर में आके बाय डायरेक्शनल मीटर लगाएगी, कॉन्ट्रैक्टर वो आएगा के इलेक्ट्रिक का, और वो बाय डायरेक्शनल मीटर आपके घर में, इस कन्वेंशनल मीटर के रिप्लेसमेंट में वो बाय डायरेक्शनल मीटर थोड़ा बड़ा होता है। के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर डिटेल है इसकी ना, एप्लीकेशन फॉर्म और दीगर दीगर चीज़ें। तो जब वो मीटर आपके घर में लग जाएगा, सारी वायरिंग हो जाएगी और अपने पैनल वगैरह के ज़रिए से आप पूरी चीज़ें कर लेंगे और अच्छा खासा पैसा खर्च होगा इसमें। ये चीज़ करने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, के इलेक्ट्रिक को सेल आउट करेंगे
और आपका जो बिल आएगा वो बिल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे एक स्लाइड शेयर करूँगा कि वो बाई डायरेक्शनल मीटर का जब हम एज आईपीपी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक को सेल आउट करते हैं, तो फिर वो बिल में जो हमारी प्रोड्यूस हुई भी होती है ना चीज़, वो बाकायदा लिखी भी आती है कि आपने बिजली की जो बचत करी है या जो अपने आईपीपी के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट आपने प्रोड्यूस करे हैं वो कितने थे और आपने हमसे कितने लिए, वो माइनस करके फिर आपके वो चीज़ आ रही होती है। और अगर आप मुसलसल 3 महीने तक कंटिन्यूस इतनी वॉटेज यूटिलाइज प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि इलेक्ट्रिक को आप नेगेटिव में दे रहे हो, यानी आपका बिल बचाए लेने के यूटिलाइज बल्कि आप दे रहे हो उसे, तो मुसलसल 3 महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप मुसलसल 3 महीने तक प्रोवाइड करते रहते हैं और यूटिलाइज नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रिक से उसको देते रहते 3 महीने तक, अपना खुद भी यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सोलर से और इलेक्ट्रिक को भी फीड कर रहे हैं, आप सेल आउट कर रहे हैं बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए से, तो फिर 3 महीने के अंदर अगर वो नेगेटिव में आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूटिलाइज हो रहे होते हैं, नेगेटिव का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो वो जो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो जितनी भी आप कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसका आपको चेक मिलता है कि इलेक्ट्रिक से 3 महीने तक अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव में पैदा करने लग जाएं और अच्छे खासा एक अमाउंट बने तो उस अमाउंट का आपको बकायदा कि इलेक्ट्रिक से चेक भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसी खाम ख्याली की बातें लग रही होंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है ये बात। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोड कर्व। लोड कर्व क्या होता है जनाब? मिडनाइट 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, ठीक है, 24 घंटे हो जाते हैं ये, सॉरी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे और फिर दोबारा से 12, तो ये 24 घंटे इस तरह होता है। तो इनके बिहाफ पे ये वाई एक्सिस के ऊपर आपका बना हुआ है लोड इन मेगावाट, ठीक है, ये यूटिलाइजिंग एंड के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल दी सिटी कैपेसिटी और सिटी यूटिलाइजेशन इन सेंस ऑफ योर वर्सेस ऑफ आवर्स पर यूटिलाइजेशन। तो इसके मुताबिक अगर आप देखें कि आप कितनी मेगावाट कंज्यूम कर रहे हैं वर्सेस टाइम, टाइम ऑफ 12 बजे मिडनाइट से लेके अगली रात की मिडनाइट तक, तो इसके बिहाफ पे जो आप कर्व ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से होगा। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। अ लोड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड ऑन वाई एक्सिस वर्सेस टाइम ऑन एक्स एक्सिस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यूज्ड टू एनालाइज लोड वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे जो आपका लोड हो रहा होगा टाइम के मुताबिक, तो उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे लोड वर्सेस टाइम के बिहाफ पे तो कर्व कुछ इस तरह का नजर आएगा। डेली लोड कर्व कहते हैं इसको, ठीक है। आप अपने घर का भी बना सकते हैं इसको, मैंने बनाया था तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोगों से, अगर आज मौका मिलता है तो मैं आज शेयर करता हूँ। डेली लोड कर्व यूजेस टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, और एक असाइनमेंट था हमारे पीएचडी का, मैं मिला था कि अपने घर की लोड कर, उसमें हम लोड लॉकडाउन भी चल रहा था तो उसमें था कि लोड कर्व यूटिलाइजेशन ऑफ अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कंजम्पशन यूटिलाइजेशन पिछले साल मैंने किया था ये, तो उसमें मैंने कोशिश तो की लेकिन बहरहाल वो मुकम्मल तरीके से बन नहीं पाया क्योंकि हर 1 घंटे में जाके आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक रफली वो चीज़ यूटिलाइज कर ली और रियलिस्टिक लग भी रहा था, लेकिन बहरहाल इसका ईमानदारी से तरीका नोट करने का यही होता है कि आप हर घंटे जाके वो रीडिंग को नोट करें, किस घंटे में क्या रीडिंग आई है वॉटेज की आपके मीटर के हिसाब से, वो आप नोट करते करते फिर उसका आप रीडिंग को आप एक एक्सेल फॉर्मेट में लिखें और उसका ग्राफ बना लें। तो मैंने ऐसे ही किया, उसका ग्राफ बड़ा ज़बरदस्त बना, रेडियम टाइप का ग्राफ, फिर डिज़ाइन मैंने उसका किया था, वो मैं इंशाल्लाह आज के सेशन में शेयर करूँगा आपसे। तो पीरियड ऑफ 24 आवर्स एनुअल लोड कर्व, अगर आप सालाना करना चाहते हैं, अगर रोज़ाना करते 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 ये चीज़ पूरे सालाना बेस पे आप करें तो सालाना पीरियड के ऊपर जो आपके बनते हैं घंटे वो 8,760 घंटे बनते हैं, और इन घंटों के मुताबिक आप कितना लोड यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे ये कर्व आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, शायद कर्व बताना मैं भूल गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें इसके रात के 12 बजे आप जो लोड यूटिलाइज करें, अच्छा ये ओवरऑल शहर की यूटिलाइजेशन, क्योंकि मेगावाट है ना, तो मेगावाट एक जैसे कराची शहर की यूटिलाइजेशन है, अभी जो हॉट वेदर चल रहा है इसमें जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की होगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम हो रही होगी। तो मिड नाइट में अगर आप बात करें रात के औकात में तो ये तकरीबन कुछ कम होगी, क्योंकि रात के वक्त
मौसम ठंडा हो जाता है, बहुत सारे लोग एसी नहीं चलाते क्योंकि ज़्यादातर लोग के घरों में एसी हो ना हो ऑफिस में होते हैं, तो ऑफिस क्योंकि रात के औकात में बंद होते हैं, तो आपकी यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे ऐसी, क्योंकि लोग अमूमन अपना ड्राइंग रूम में लोग सोते नहीं हैं, तो उसकी लाइटें पंखे बंद कर देते हैं, तो रात की औकात में बनस्बत दिन के इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन शहर की हो या इलाकों की हो या घरों की हो, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए रात के ड्यूरेशन में 10 बजे के बाद से इलेक्ट्रिसिटी की जो पीक है वो कम कम होना शुरू हो जाती है। और पीक आवर कौन से हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज द पीक आवर इन द सिटी? जी जनाब, कोई बताएगा व्हाट? सर जी सेकंड में जो 6 पे शो हो रहा है ना, जहाँ पे पीक लोड पहुंचा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड आया सर। जी, वो पीक आवर है। जी, तो 6 बजे होती है वैसे, नहीं ऑन एवरेज हम कर्व की तो बात करें, मैं कर्व पे बात नहीं कर रहा हूँ। पीक आवर लोड की जो होती है नॉर्मली जो शहर में ऑब्जर्व की जाती है, वो पीक आवर जो है वो आपके 6 बजे से 10 बजे तक होता है के इलेक्ट्रिक के मुताबिक। तो 6 बजे से लेके 10 बजे 4 घंटे जो ये बनते हैं, इनमें कहा जाता है कि यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी की कम से कम करें, क्योंकि सब लोग अपने घर पे वापस लौट रहे होते हैं और खाने का टाइम चाय का और एसी चल रहे होते हैं, लोग ड्राइंग रूम में होते हैं, लोगों के घर दावतें हो रही थी वगैरह वगैरह चीज़ें, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है 6 से 10 बजे, और उसके पहले और बाद में इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा पीक नहीं होता। लेकिन जब हॉट वेदर हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन दिन के औकात में भी बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल, तो यहाँ तो हमने पीक आवर्स को डिस्कस कर लिया। अब देखें 12 बजे जो शहर की यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो तकरीबन बनती है 1 मेगावाट। 2 बजे ही आहिस्ता आहिस्ता 2 बजे से बढ़ना शुरू होती है। अच्छा, इस कर्व में अगर आप देखें तो तकरीबन ये 7 सुबह 7 बजे का है, ठीक है, 7 बजे फिर आपकी कंजम्पशन बढ़ने लग जाती है, और ऑनवर्ड्स 8 बजे से दोपहर तक ये कम होने लगती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर बढ़ने लगती है। ठीक है, शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद से ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और ये पीक आवर कहलाते हैं आपके 5 के बाद जो ये बता रहे हैं। लेकिन 6 बजे आपके पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे तक ये थोड़ा यहाँ तक होना चाहिए, बहुत जल्दी डिले कर दिया इन्होंने, ये तकरीबन यहाँ होना चाहिए था, और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डिले होता है आपका। तो 10 बजे के बाद से 12 बजे तक अभी कंजम्पशन कम हो जाती है, और तकरीबन वो दोबारा स्ट्रीम पे वैसे ही आ जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। Now moving towards the explanation of load curve. What is load curve? From the load curve, following information can be obtained. Observe the variation of load on the power system during different hours of the day. Area under this curve gives the number of units generated. ये जो आपका लोड कर्व है ये बताता है कि कितने यूनिट जनरेट हो रहे हैं हमारे। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इंडिकेट्स मैक्सिमम डिमांड। जैसे मैं पीक आवर कर रहा हूँ तो उस पर आपको मैक्सिमम डिमांड मिलती है लोड की तरफ, तो जनरेटिंग स्टेशन को पता लगता है कि पीक आवर हमारे ये चल रहे हैं, तो हमें अपनी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की इसमें बढ़ानी पड़ेगी। द एरिया ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय 24 hours or 8760 gives the average load on the power station in the day or year. It helps in selection of the rating and number of generating units required. तो लोड कर्व से हमें फ़ायदा क्या है? हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है हमें? सर लोड को कर्व से पता चलता है कि हमारा मैक्सिमम लोड जो है ना किस टाइम पीक आवर्स में चला जाता है, और किस टाइम जो है ना लोड मीन्स के कम से कम यूटिलाइज होता है, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं सारा सिस्टम के ऊपर। जी, इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि आप ये भी अंदाज़ा कर लेते हैं कि मुझे पीक आवर में कितने यूनिट मज़ीद प्रोड्यूस करने हैं जो मैं इस डिमांड को फुलफ़िल कर लूँ। अब इसको इस तरह भी सोचें कि एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पीक डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। अब जब पीक डिमांड बढ़ जाएगी तो जनरेटिंग यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी उसकी डिमांड के मुताबिक पूरे करने होंगे, और अगर आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी मौजूद ना हुई जो कि आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके नतीजे में होगा ये कि शॉर्टफॉल हो जाएगा। शॉर्टफॉल के नतीजे में यानी आपकी डिमांड ज़्यादा है और जनरेशन कम है, तो उसके मुताबिक लोड शेडिंग होती है शहरों में और इलाकों में। So moving towards the numerical number 5, the load duration curve of system is shown in the follows, determine the load factor.
फ्रॉम द लोड ड्यूरेशन कर्व द एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम। अब अगर आप यहाँ से इसको देखें तो 0 आवर से स्टार्ट हो रहा है और 24 आवर तक ये एक दिन का लोड कर्व आपको बताया गया है कि मेगावाट यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी हो रही है और 24 घंटों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रही है। तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 0 से लेके 8 घंटों के अंदर 15 मेगावाट इस्तेमाल हो रही है और 8 से 16 ये भी 8 ही बनता है, मज़ीद 10 मेगावाट इस्तेमाल हो रही है और मज़ीद 16 से 24 यानी ये भी 8 घंटे में बनती है 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो 3 हिस्सों में बताई गई है। तो क्या मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड इन सबको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करूँ तो हमारी वैल्यू बनेगी 240 मेगावाट आवर, यानी एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी की जो मेरी डिमांड है वो 240 मेगावाट आवर बनती है। क्या ये बात सबको समझ आती है? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है यस इसमें? सर। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नो सर। कर्व से निकाल कर नंबर वाइज एक्सप्लेन किया है। फुली सबको क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो एवरेज लोड है इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, जो कि हमने कुछ 6 से 7 टॉपिक पढ़े, उनके अंदर डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर और एवरेज और वगैरह वगैरह चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो वो निकालने का तरीका होता है कि 24, ये जो आपका मेगावाट आवर है उसको डिवाइड कर दें 24 आवर से, तो आपको 10 मेगावाट यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं मैक्सिमम डिमांड की तरफ। तो मैक्सिमम डिमांड जो हम 3 हिस्सों में हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो आपकी 15 है। देखिए ना, एक जगह 10 है, एक जगह 5 है और एक जगह 15 है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड जो है वो 15 मेगावाट है। तो उसके मुताबिक जो है ये लिखी हुई है चीज़। अच्छा जी, इसके बाद हम इसे आगे लेके चलते हैं। अब हम लोड फैक्टर निकालते हैं जो कि हमें उसने कहा भी था। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड। ठीक है, एवरेज लोड। अब अगर आप एवरेज देखें तो इसमें 10 बनता है एवरेज। समझ रहे हैं एवरेज कैसे निकालेंगे? 15 जमा 10 जमा 5 और ये एंटिटी कितनी है 3, इसको डिवाइड कर दें तो आपका मिलेगा 10 एवरेज। और अगर आप इससे भी समझ नहीं आ रही तो इन 3 में से एवरेज कहते हैं दरमियान वाली चीज़ को। तो 3 के दरमियान वाली चीज़ 10, वैसे भी तो ऐसे भी एवरेज 10 निकल जाएगा। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल में सिंपल सी हैं। एवरेज एक तो तीनों को ऐड करें, इसे डिवाइड कर दें, वरना आप एवरेज दरमियान का देखते हैं तो ये दरमियान में 10 वैसे भी है। तो एवरेज लोड जो है वो 10 मेगावाट है, वो हमने निकाल भी लिया है इस तरीके से। और मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपकी 15 है, जो अभी हमने मैक्सिमम डिमांड टोटल मैक्सिमम जो सबसे पहले आ रही है 10, 5 और 15 में से, वो 15 है। इन सबको डिवाइड करेंगे तो 0.666 आंसर आ जाएगा हमारा लोड फैक्टर का, दैट इज लेस देन 1। यहाँ तक हमारा ये 5th न्यूमेरिकल भी एंड हो जाता है। Up till now, if anyone have any kind of question or query, please feel free to discuss. I will answer your question and resolve your queries. Otherwise, you continue the session. तो न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं। A generating station has the following daily load cycle. ठीक है, तो टाइम जो है इसका 0 से 6 है, उसमें वो 40 मेगावाट लोड यूटिलाइज हो रहा है। 6 से 10 में 50 मेगावाट लोड यूटिलाइज हो रहा है। 10 से 12 में 60 मेगावाट यूटिलाइज हो रहा है। 12 से 16 के घंटों में 50 मेगावाट लोड यूटिलाइज हो रहा है। 16 से 20 घंटों में ये 70 मेगावाट यूटिलाइज हो रहा है और 20 से 40 घंटों में ये चीज़ 40 मेगावाट यूटिलाइज हो रही है। अब इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये 6 एंटिटीज़ बनती है, 4 6 24। ठीक है, तो 4 4 के हिस्सों में डिवाइड किया, इस तरह से एंटिटी 6 बनी कॉम्बिनेशन में, 1 2 3 4 5 6, 4 6 24। ड्रॉ द लोड कर्व एंड फाइंड मैक्सिमम डिमांड। इसका लोड कर्व इन रेटिंग्स का, वैसे सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो इन रेटिंग्स का हमें लोड कर्व ड्रॉ करना है। डिमांड, मैक्सिमम डिमांड मालूम करनी है, यूनिट जनरेटेड पर डे वो मालूम करनी है, एवरेज लोड मालूम करना है और लोड फैक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो पार्ट 1 है इसका मैक्सिमम लोड कर्व पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लोड कर्व, तो लोड कर्व ड्रॉ करने का तरीका देख लें कि 0 से हम टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज यूजुअल, और मेगावाट का जो लोड है
वो मैक्सिमम अगर आप देखें कितना बनता है, वो 70 है, ठीक है ना, सारी वैल्यूज में 70 है। तो वो हमने 10, 20, 30, 70 और 20 जो है वो प्रोविजन तौर पे ऊपर भी ले लिए है ताकि बैलेंस रहे ग्राफ। उसके बाद जो है फिर हमने 0 से लेके 6 के टाइम पर 40 मेगावाट की लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि ये रही। उसके बाद जो है वो 6 से 10 मेगावाट, 10 के टाइम पे वो हमने 50 मेगावाट ड्रॉ कर ली, 6 से 10 में 50 मेगावाट। उसके बाद 10 से 12 में ये हमने 60 मेगावाट ड्रॉ कर ली, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 60 से कंज्यूम हो रही है कम 50 मेगावाट में, तो 60 से हम 50 पे आ गए, तो 12 से 16 में 50 मेगावाट यूटिलाइज हुई। उसके बाद 16 से 20 में वो 20 मेगावाट है, यानी कि 50 से अब बढ़ के 70 हो गई, तो 50 से 70 की तरफ चले गए हम, देखें 70 पे। उसके बाद दोबारा 70 से कम होकर 40 हो गई, लेकिन जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो 20 से 24 है, तो 20 से 24 में वो चीज़ 40 हो गई, 40 मेगावाट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम टाइम वर्सेस रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये लोड कर्व ड्रॉ करने में होपफुली ये समझने में कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए। आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस थिंग and repeat the concept if anyone have any kind of question or query. Otherwise I continue the session. तो फर्दर इसके जो 4 पार्ट हैं अब हम उसको देखते हैं। It is clear from the load curve that the maximum demand on the power station is 70 megawatt and occurs during the period of 16 to 20 hours. Maximum demand 70 megawatt and units generated per day. तो इनमें जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं एक दिन के हिसाब से, वो अगर आप गौर करें तो वो इन किलोवाट आवर अंडर दी लोड कर्व रिप्रेजेंट किए गए। तो जितने भी आपके, अच्छा ये सब वो थे किलो में ना, 40 6 घंटों में थे 50 मेगावाट, 4 घंटों में थे 60 मेगावाट, वो 12 से 2 में प्रोड्यूस हुई थी ना, या शायद 10 से 2 में, 10 से 12 में। तो वो 2 घंटों में 60 मेगावाट थी, 4 घंटों में 50 मेगावाट थी, 4 घंटों में 70 मेगावाट थी, 4 घंटों में 40 मेगावाट थी। इन सबको हम जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया था वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा एक लाइन में यहाँ पे रीड आउट करना भूल गया मैं, बात डायरेक्ट पार्ट 2 शुरू कर दिया मैंने। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लोड कर्व दैट मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज 70 मेगावाट। ठीक है जी, मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 40, 50, 60, 50, 70, 40। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा जो कंज्यूमेबल है मेगावाट की यूटिलाइजेशन का वो 70 मेगावाट है। तो दैट्स रीजन वी कैन से द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 70 मेगावाट इन द पीरियड ऑफ 16 टू 20 आवर्स। 16 से 20 घंटे, जो 40 घंटे बनते हैं, इसके अंदर जो मैक्सिमम डिमांड प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी 70 मेगावाट है। ठीक है, ये पहला पार्ट था, ये मैं मिस कर गया हूँ, सॉरी। हम कंटिन्यू करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अच्छा इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इंडिविजुअली ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद अच्छा देखें इसमें एक चीज़ और हुई, यहाँ पे 10 टू पावर 3 अलग कर दिया और किलोवाट बना दिया ऐसे, किलोवाट आवर। तो ये बताएंगे ये क्यों कर दिया इसमें इन्होंने? क्योंकि सर मेगावाट में था ना, इस वजह से हमने 10 पावर 3 निकाल लिया और वो किलोवाट आवर में रख दिया। लेकिन क्यों मेगावाट ही रख देते, ये करने की नहीं आसानी होती ना फिर तो मेगावाट से ही करने में। क्योंकि सर हमारे जो यूनिट्स आते हैं वो किलोवाट आवर के हिसाब से ही आते हैं यूटिलाइजर। जी, एक रीज़न तो ये भी है इसका, एक मजीद रीज़न ये भी है इसका कि जो रियलिस्टिक यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन यूटिलाइजेशन रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर वर्क में और नॉर्मल टर्म में, वो किलोवाट आवर है। और जो एक यूनिट कंजम्पशन जैसे आपने बताई वो जो है वो यूनिट कंजम्पशन है एक तो, और यूनिट कंजम्पशन जो है वो मेगावाट आवर की नहीं होती बल्कि वो किलोवाट आवर की होती है। ठीक है, तो ये दो वजूहात की बिना पर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं इसमें कि हमने मेगा को दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक तो किलो बना दिया और एक 10 टू पावर 3 लग कर लिया। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करके ऐड करेंगे तो इसकी एक 10 टू पावर 2 बन रही होगी, 12 इंटू 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर 3 से उसको एडअप कर लेंगे, 10 टू पावर 5 किलोवाट आवर बन जाएगी। ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट हमने कर लिया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज पार्ट 3 पे आते हैं। एवरेज लोड की अगर हम बात करें तो यूनिट जनरेटेड पर डे, एक दिन में जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो ये हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो उसको उससे डिवाइड कर लेंगे हम। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो 50,000 किलोवाट बनते हैं। तो ये एवरेज लोड इसके ऊपर नॉर्मली आ रहा होगा पूरे दिन में सिस्टम पे। तो इससे क्या अंदाज़ा होता है एवरेज लोड निकालते फिर क्यों है? एवरेज लोड इसलिए निकालते हैं
वो इसलिए नहीं कि हमें लोड फैक्टर मालूम करना है तो उसमें हम प्लेस करें, बल्कि एवरेज लोड हम इसलिए मालूम करते हैं कि पूरे के पूरे जनरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो डिमांड आ रही होती है वो 50 मेगावाट तो ऑन एवरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनिट जनरेट किए जाएंगे तो आपको 50 से कम तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। 50 तो सिस्टम की एवरेज डिमांड है ही, 50 की जो डिमांड वो तो आनी ही आनी है। इसीलिए इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप लाजमी तौर पे सिस्टम की जनरेशन जो है वो 50 मेगावाट की रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इससे कम जनरेट नहीं करेंगे, ये करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये एवरेज है तो सिस्टम को इसकी ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी, उसके ज़्यादा तो वो डिमांड आएगी ही, लेकिन ये आपको अपने सिस्टम में रखनी है। दिस इज़ द एवरेज, इसलिए निकाला जाता है। तो ये एनालिसिस का हिस्सा है। लोड फैक्टर की अगर हम बात करें तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड, जो हमने अभी निकाला है, डिवाइड बाय द मैक्सिमम डिमांड। तो हम मैक्सिमम डिमांड हम जानते हैं 70 आई थी हमारी, 70 मेगावाट। तो लेकिन हम उसको यहाँ पे किलो में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मेरे 50 किलो में था, तो दोनों किलो किलो वाट ऊपर नीचे कट जाएंगे और आंसर जो रिमेनिंग रेस्ट रहेगा वो 50,000 डिवाइडेड बाय 70 किलो बनेगा। इन दोनों एंटिटीज़ को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट द रेशियो ऑफ लोड फैक्टर 0.714, and we represent if in percentage, then we multiply by the 100, we got the value of load factor is 71.4%। ठीक है, तो ये लोड फैक्टर हमारा इस तरीके से हासिल हमें हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को है तो जी पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ज़्यादातर बोलते तो हैं नहीं, बट फिर भी कोई क्वेश्चन किसी के जहन में हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज आई कंटिन्यू द सेशन। तो जनाब यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है और सेशन भी हमारा एंड हो रहा है। तो अगला सेशन हम कंटिन्यू करेंगे विद पावर फैक्टर के ऊपर। तो पावर फैक्टर के हवाले से जो सेशन है वो हमारा इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, और सेशन में सेम लिंक से ही कंटिन्यू करूँगा। तो ये सेशन का टाइम पूरा हो रहा है और हमारे पास सेशन कंटिन्यू करने के लिए गुंजाइश इतनी इस सेशन में नहीं है। सेशन लेस देन अ मिनट रह गया। होपफुली कोई सवाल किसी घर में नहीं है तो हम फर्दर सेशन को अगेन स्टार्ट करते हैं विद द सेम लिंक विच आई ऑलरेडी शेयर यू गाइज इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो उसमें भी आप लोग शामिल होइएगा। सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।